सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। आज फिर से हम एक नए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं और उस पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये BHU BCom का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का है और इसी का 23 और 48वां क्वेश्चन, 23 से 48 तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बाकी 3 वीडियोस इसके चले गए हैं, जिसके बाद एक और आएगा जिसमें आपका 2017 का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया होगा। इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम BCom के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनसे मैं विनती करता हूँ वो लोग कृपया करके पुराने वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ पे आए हो तो पुराना वाला नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और इसे अगर देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अपना क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का विवरण किसकी सहायता से बनाया जाता है? रेशियो विद द हेल्प ऑफ विच द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज मेड। चालू संपत्ति फ्रॉम करंट असेट, चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति व चालू दायित्व करंट असेट एंड सेविंग लायबिलिटी। गैर चालू यहाँ पे रहेगा, सॉरी मैं बता दूँ ये मैंने पूरे क्वेश्चन को बनाया है तो इसमें मिस्टेक हो सकता है कहीं कहीं। मैं जानता हूँ आप उदार हैं और माफ़ कर देंगे। बस मैं क्वेश्चन गलत हो मैं बता दूंगा, बट आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से जिसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, गैर चालू संपत्तियों व गैर चालू दायित्वों से है। फ्रॉम करंट असेट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गया। अब इसमें का जो सही आंसर बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का विवरण किसकी सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो सकता है वो ऑन द करंट असेट एंड सेविंग लायबिलिटीज से होता है। करंट लायबिलिटीज़ होगा, यहाँ पे सेविंग लिखा है मैंने तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोषों का प्रवाह तब हुआ माना जाता है जब कॉल्स और सेड टू हैव फ्लो व्हेन। इसमें ऑप्शन दिए हैं, लेनदारों से रोकड़ का भुगतान किया जाए यानी कि कैश टू पेड ऑन द टू द क्रेडिटर्स को, कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स को, परचेज मशीनरी बाई कैश और ऑल अबव, इन सभी के मतलब केस में होता है। तो इसमें जो सही आंसर मुझे लगता है वो है कि जैसे कोष प्रवाह यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोषों में फ्लुएंट बोल सकते हैं। फ्लोड मतलब कि वो अधिकतर कब चलता रहता है, कैश कब ज़्यादातर इधर उधर होता है या फिर ट्रांसफर होता है। तो मुझे जो लगता है इसका सही आंसर होगा रोकड़ देकर मशीनरी खरीदना, यानी कि सी वाला इज़ द राइट आंसर होगा। रोकड़ देकर मशीनरी क्रय करना, परचेज मशीनरी बाई पेइंग कैश इज़ द राइट आंसर। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, ये आपका राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है यानी कि सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोषों का उपयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजेस ऑफ फंड्स। ऋण का पुनर्भुगतान, लोन वगैरह, समता अंशों में के बदले मशीनरी का क्रय, अधिमान अंशों का विमोचन, लाभांश का भुगतान। अब क्वेश्चन क्या है अच्छे से हम समझेंगे। मैंने बोला है कई बार अपने वीडियो में कि हम एक एक क्वेश्चन को पेपर में 1 मिनट दे सकते हैं। ओके, तो इसमें देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कोषों का उपयोग नहीं है। ठीक, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ फंड। ऋण का पुनर्भुगतान, क्षमता अंशों के बदले मशीनरी का क्रय, अधिमान अंशों का विमोचन। तो इसका जो सही आंसर है और लाभांश का भुगतान, मुझे जो लगता है इसका सही आंसर है समता अंशों के बदले मशीनरी क्रय करना इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिचालन से कोष की राशि की गणना करने में निम्नलिखित में से किस मद को शुद्ध लाभ नहीं जोड़ा जाता, शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है। मतलब कि परिचालन कोष की राशि की गणना करने में निम्नलिखित में से इन नीचे दिए गए किन मदों को शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है। इसको इंग्लिश में समझ ले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एडेड टू नेट प्रॉफिट इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, तो इसका जो सही आंसर, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं। मशीनरी पर हरास, प्लाट की बिक्री पर समाप्त की गई ख्याति पर, और फर्नीचर की बिक्री पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, गुडविल जैसे कि लिक्विडेटेड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल प्लॉट हो गया, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया। तो मुझे जो लगता है इसमें जो इसका जो सही आंसर है, परिचालन कोष की राशि की गणना करते समय शुद्ध लाभ में समाप्त की गई ख्याति को नहीं जोड़ा जाता है इज़ द राइट आंसर, इसका यही होगा। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझ लें। व्हेन द टोटल ड्रॉ डाउन ऑफ फंड एक्सीड्स द टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स द नेट इफेक्ट विल बी। पूंजी में वृद्धि से, कार्यशील पूंजी में कमी से, कुल संपत्ति में वृद्धि और कुल संपत्ति में कमी से। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपका 27 का जो राइट आंसर है वो है कार्यशील पूंजी में कमी, यानी कि बी वाला इस द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। अस्थायी संपत्ति का क्रय, माल की बिक्री, ऋण पत्रों का निर्गमन, अस्थायी संपत्ति की बिक्री। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है परचेज ऑफ फिक्स असेस्ट, सेल्स ऑन गुड्स, इशूड डिबेंचर्स, शेयर ऑन फिक्स असेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माल की बिक्री से। ठीक, और मैं बोल दे रहा हूँ जैसे कि आपको लगे कि मैं कोई क्वेश्चन गलत बता रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने वहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे भी जाके आप बता सकते हो, और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी दिया है, आप वहाँ से भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिया है कुल विक्रय 5 लाख, उधार विक्रय 2,25,000, कुल क्रय है 248
उधार क्रय है एक 8,000 तथा नगद परिचालन व्यय है 40,000। और फिर यहाँ पे 40 कुछ गलत लिखा है मैंने, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है। ये 40,000 है, मैं बता देता हूँ। ठीक, मेरा पेन कोई खास नहीं है, बस हाथ से बनाया हुआ पेन है, तो बस आप समझ लाइए कि 40,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, 40,000 है। अब देखो आंसर है वो होगा 95,000। बहुत इजी है ये, इसको एक बार आप लगाइएगा और कमेंट में मुझे ये चाहिए, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस इज। तो पहला है डिप्रिसिएशन और वेजेस एंड सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसमें देखिए क्या दिया, गैर रोकड़ व्यय। तो सीधी बात है, अपना राशि है गैर रोकड़ व्यय, ठीक, जिसमें रोकड़ का आदान प्रदान ना हो, ये कह सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें इंग्लिश में भी समझ लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा, हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि इंग्लिश में जब आप समझते हो तो उसका थोड़ा सा हिंदी वाले से थोड़ा सा टूट के निकलता है। नॉन कैश जिसमें कैश की मतलब बातें ना होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया, डिप्रिसिएशन है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है। अब ये भी क्वेश्चन है बीकॉम फर्स्ट ईयर से। ठीक, अब इसमें देखिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे दिया कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड। ओके, तो यहाँ पे दिया स्थिर, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है। अब ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप बीकॉम में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा इसका मतलब कि ये बहुत ही ईजी है। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर देखिए लिखा हुआ है, पहला जो है औसत स्थिर लागत, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यही इसका सही आंसर होगा, स्थिर लागत, जो कि स्थिर, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है स्थिर लागत एक स्थिर होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के काले धन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी इन एंड इकोनॉमिक्स। विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, डिप्रिशिएशन इन करेंसी और डिवेल्युएशन करेंसी या फिर डिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसमें मतलब कई सारे दिए हैं, मैंने बताया था। ठीक, तो इसको हम समझ याद कर लेते एक बार, 8 दिसंबर 2016 में। ठीक, और इसके द्वारा ही बहुत ही प्रभाव पड़ा था इंडिया में, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 8/12 मोनेटाइजेशन जो होता है उसमें ही बहुत ही प्रभाव पड़ा इकोनॉमिक्स में हमारे, कि कैसे ये इतना चेंज हुआ है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि हम उत्पाद व्ययों तथा सब्सिडी को घटा दे प्राप्त होता है, इफ़ वी डिडक्ट प्रोडक्ट एक्सपेंसेस एंड सब्सिडी वी गेट सकल मूल्य वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, संसाधन लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं बता दूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्राप्त होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का अवयव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण। ग्रामीण आवास, ग्रामीण विविधीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण दूर संचार सेवा। बोल रहा है कि भारत का निर्माण अवयव नहीं है, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आरटीजीएस से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन इसके पहले देखिए आ गया, सेम क्वेश्चन एक ही पैटर्न में आया, बहुत बड़ी बात है, दिमाग ठंडा करके जाओगे बहुत अच्छे समझ में गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टेलर गूगल सेटलमेंट, रियल टेलर गूगल नहीं हो सकता, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसमें इसमें सही आंसर जो होगा इसका फुल फॉर्म का, वो है आपका ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रिजर्व बैंक इस पद्धति के अंतर्गत नोट जारी करता है। अंडर विच मेथड डज द रिजर्व बैंक इशू नोट? अधिकतम कोष पद्धति, न्यूनतम, निश्चित और अनुपातिक।